राजकीय महाविद्यालय जवाहरामगढ़ जयपुर। विषय इतिहास, द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है अलाउद्दीन का विजय अभियान। अलाउद्दीन सल्तनत कालीन खलजी वंश का द्वितीय शासक था। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह सिकंदर के समान विश्व विजय का सपना देखने लगा। उसने दिल्ली में नए धर्म की स्थापना करने की महत्वाकांक्षा रखी, परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क ने उसे नया धर्म आरंभ करने की योजना को त्यागने की सलाह दी तथा विश्व विजय करने से पूर्व समूचे भारत को जीतने की सलाह दी। अलाउद्दीन ने कोतवाल की सलाह को मान ली। सल्तनत की सीमाओं से बाहर स्थित हिंदू राज्य को जीतने का संकल्प किया। अब अलाउद्दीन ने विजय अभियान प्रारंभ किया। उसके इस अभियान को हम दो भागों में रखकर देख सकते हैं, उत्तर भारत की विजय तथा दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन की विजयों की जानकारी हमें अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह तथा बरनी की तारीख फिरोजशाही से होती है। विजय के फलस्वरूप सल्तनत काल में खलजी वंश में अलाउद्दीन के समय उत्तर भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश इलाके इससे संबंधित थे। अधिकांश राजपूताना मध्य भारत पर भी उसका नियंत्रण था। गुजरात उसके साम्राज्य के प्रांत था। दक्षिण भारत भी उसके करद राज्य थे। अब हम उसके उत्तर भारत अभियान की विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्तर भारत उत्तर भारत में की विजय की बात करें तो उत्तर भारत पर सबसे पहला जो अभियान था उसने गुजरात के विरुद्ध किया। गुजरात पर जो शासक था कर्ण बघेला। उन दिनों गुजरात एक समृद्ध राज्य था। उसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। वैसे तो तुर्क आक्रमण का गुजरात पर कई बार आक्रमण कर चुके थे, परंतु इस राज्य को जीतने में उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिल पाई थी। 1299 में अलाउद्दीन ने अपने दो सेना नायकों उल्गू खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अहिलवाड़ा को घेर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी उनके हाथों में पड़ गई, परंतु कर्ण की पुत्री देवल देवी अपने पिता के साथ देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ आ गई। गुजरात के समस्त राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। गुजराती ग्रंथ मेरुतुंग विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव ने विश्वासघात के कारण तुर्कों को सफलता मिल गई थी। खंबात में नुसरत खां को काफूर नामक खूबसूरत दास मिला, जो आगे चलकर इतिहास में मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ विवाह कर लिया और काफूर को अपनी सेवा में रख लिया। गुजरात से प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना लौट रही थी तो जालोर के निकट लूट के माल को बंटवारे को लेकर नवीन मुसलमानों भारत में बसे मंगोलों ने सैनिक विद्रोह कर दिया। उन्होंने नुसरत खां के एक भाई और अलाउद्दीन के एक भतीजे सहित कई सैनिकों को मार डाला। वफादार शाही सेना ने बर्बरता के साथ विद्रोहियों का दमन किया, परंतु कुछ नेता भाग निकले और हिंदू शासकों के यहाँ शरण ले ली। दिल्ली में भी विद्रोहियों के परिवारों पर अमानवीय अत्याचार किया गया। इतिहासकार बर्नी ने अलाउद्दीन के द्वारा किए गए पाशविक कार्य की
निंदा भी की है। रणथंभौर। अलाउद्दीन का दूसरा अभियान रणथंभौर के प्रसिद्ध दुर्ग पर हुआ। यहाँ पर चौहान वंशी शासक हमीर देव का शासन था। रणथंभौर पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य रणथंभौर शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से दूर नहीं था। दूसरा, यह दुर्ग पहले भी तुर्क की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय चौहानों ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया था। तीसरा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण था, हमीर देव ने सल्तनत के विद्रोही 9 मुसलमान सरदारों को यहाँ आश्रय दे दिया था। अलाउद्दीन ने उल्गू खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के पहुंचकर दुर्ग की घेराबंदी की। घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया और राजपूतों ने आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़ दिया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चला। रणथंभौर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी की। लगभग 1 वर्ष तक ये घेराबंदी चली। इसी बीच अलाउद्दीन को अन्य समस्याओं का सामना करना भी पड़ा। षड्यंत्रों और विद्रोह तथा लंबी घेराबंदी से परेशान अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लिया और रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया। रणथंभौर के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया। हमीर ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। राजपूत महिलाओं ने जौहर रचाया। अधिकांश सैनिक मारे गए। सुल्तान के आदेश से विश्वासघाती रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया। विजयी अलाउद्दीन दिल्ली लौट आया। तीसरा और महत्वपूर्ण अभियान था वो था चित्तौड़ के विरुद्ध। चित्तौड़ पर उस समय शासक रतन सिंह का था और उनकी रानी पद्मिनी। चित्तौड़ अभियान के साथ ही रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता भी जुड़ी हुई है। जब सुल्तान ने गुहिल राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया, जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया। चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी गई। राजपूतों ने परंपरागत वीरता के साथ मुसलमान सेना का सामना किया। लगभग 8 माह तक घेराबंदी जारी रही, परंतु सफलता नहीं मिली। उधर राजपूत भी परेशान हो गए। अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया। कर्नल टोड ने लिखा है, सुंदर पद्मिनी ने उस समूह का नेतृत्व किया जिसमें वह समस्त स्त्री सौंदर्य और यौवन सम्मिलित था, जिसे तातारों की काम पिपासा के द्वारा लांछित होने का भय था। राजपूतों की शूरवीरता से कुपित अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार कर लेने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप 30,000 राजपूत सैनिक मारे गए। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया और अपने पुत्र खिजरा खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया। सुल्तान दिल्ली लौट आया। रतन सिंह तो मारा गया, परंतु उसके वंशज हमीर देव ने खिजरा खां को इतना परेशान किया कि सुल्तान ने उसके स्थान पर मालदेव को शासन सौंप दिया। 1321 में मालदेव की मृत्यु के बाद हमीर ने चित्तौड़ जीत लिया। रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता की बात करें तो 1540 के आसपास मलिक मोहम्मद जायसी नामक एक कवि ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण रानी पद्मिनी को
हस्तगत करना था। जायसी की इस कहानी को बाद के मुसलमानों और राजपूतों के चारण भाटों ने भी ज्यों त्यों स्वीकार कर लिया। कर्नल टोड ने भी इसे सत्य मान लिया। पद्मावत के अनुसार पद्मिनी श्रीलंका के राजा गोवर्धन की राजकुमारी थी। हीरामन नामक तोते से रतन सिंह ने उसकी सुंदरता के बारे में सुना और उसे प्राप्त करने के लिए श्री चित्तौड़ से लंका गया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उसे विवाह करने में सफल रहा और चित्तौड़ लौट रहा था। राघव नामक एक फकीर ने के द्वारा अलाउद्दीन ने पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में सुना और रतन सिंह को रानी पद्मिनी को शाही हरम में भिजवाने का संदेश भिजवाया। रतन सिंह क्रोधित हुआ और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लगभग 8 माह की घेराबंदी के बाद जब सुल्तान को सफलता न मिली तो रतन सिंह को कहलवाया कि सुल्तान दर्पण में ही रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखना चाहता है। अगर उसे दिखा दिया जाए तो वापस लौट जाएगा। राणा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पद्मिनी का प्रतिबिंब देखने के बाद सुल्तान वापस लौटने लगा तो शिष्टाचारवश राणा रतन सिंह उसे छोड़ने के लिए गेट तक आया। अवसर पाते ही सुल्तान ने विश्वासघात किया और राणा को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। इसके बाद उसने राजपूतों को संदेश भिजवाया कि यदि राणा की मुक्ति चाहते हो तो पद्मिनी को शाही हरम में भिजवा दे। पद्मिनी ने राणा को छुड़वाने की योजना बनाई और गोरा बादल के साथ दिल्ली गई। उसके साथ 1600 बंद पालकियों में सशस्त्र वीर राजपूत सैनिक भी चले। दिल्ली जाकर वह राणा को छुड़ा लाई। इस अभियान में गोरा अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली पहुंचने के बाद कुंभलगढ़ के सरदार देवल पाल के साथ युद्ध में राणा रतन सिंह मारा गया। उसके पार्थिव शरीर के साथ रानी पद्मिनी भी सती हो गई। सुल्तान ने दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बादल की भी मृत्यु हो गई। चित्तौड़ पर सुल्तान का अधिकार हो गया। तत्कालीन इतिहासकार इसामी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता आदि कुछ अन्य लेखकों ने इसकी कहानी को उल्लेख नहीं किया, जबकि परवर्ती इतिहासकारों अबुल फजल, हाजी उद्वीर, फरिश्ता आदि ने इसे सत्य माना है। राजस्थानी इतिहासकार नैन्सी ने भी सत्य माना है। पद्मिनी के बारे में इतिहासकारों का भारी विवाद है। ओझा, सक्सेना, डॉक्टर के.एस. लाल कानूनगो, आशीर्वाद लाल, प्रोफेसर हबीब आदि ने पुरानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को विश्वसनीय नहीं मानते, जबकि टॉड, डॉक्टर राय, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, दशरथ शर्मा आदि विद्वान इसकी सत्यता में विश्वास रखते हैं। दशरथ शर्मा ने विरोधी पक्ष के इतिहासकारों का तर्कों का खंडन करते हुए रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का जोरदार प्रयास किया है। मालवा। चौथा आक्रमण मालवा के खिलाफ हुआ। मालवा पर आक्रमण 1305 में हुआ। मालवा का शासक महलक देव था। वह एक निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था, परंतु शाही सेना के साथ लड़े गए युद्ध में हरचंद मारा गया। हिंदू परास्त हुए और 1305 में महलक देव भी लड़ता हुआ मारा गया। मांडू पर शाही सेना का अधिकार हुआ। इसके बाद शाही सेना ने उज्जैन, नगरी, चंदेरी प्रमुख नगरों को जीतकर संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर सल्तनत में मिला दिया। मालवा की शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान ने अलग सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद का विजय अभियान जो हुआ वह था सिवाना और रणथंभौर।
पश्चिमी राजस्थान के सिवाना और जालोर राज्यों में राजपूतों का स्वतंत्र शासन कायम था। साम्राज्यवादी अलाउद्दीन इस स्वतंत्र राज्य को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया। 1308 में उसने सिवाना पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और सिवाना पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर कानड़ देव का शासन था। बहुत से इतिहासकारों के विवरण के आधार पर यह धारणा थी कि कानड़ देव ने आरंभ से सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु कुछ वर्षों के बाद विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अकाट्य तर्कों के आधार पर सिद्ध किया है कि कानड़ देव ने पहले दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जालोर पर आक्रमण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। जैसी भी स्थिति रही हो, 1311 में शाही सेना ने जालोर पर जबरदस्त आक्रमण किया। कानड़ देव और उसके अधिकांश सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। जालोर पर सुल्तान का अधिकार हुआ। भयंकर युद्ध के बाद कानड़ देव का केवल एक संबंधी मालदेव बच गया, जिसने कुछ वर्षों तक सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली। सुल्तान ने इसे चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। इस प्रकार गुजरात, मालवा, राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन का शासन हो गया। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर अलाउद्दीन के अधिकार हो जाने से अलाउद्दीन को दक्षिण भारत को जीतने में काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जाने वाले अधिकांश मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास होकर जाते थे। आगे की क्लास में हम दक्षिण भारत के अभियान के बारे में चर्चा करेंगे।